जब बारिश होने वाली होती है या तूफान आने वाला होता है, उस समय पर आपको हवा में एक अलग तरह की नमी महसूस होती है। इनफैक्ट इसी तरह की नमी मुझे इस समय हमारे यहाँ जो मौसम है उसमें महसूस हो रही है। ये जो नमी है, हल्की सी ठंड है, थोड़ी सी चिपचिपाहट है। वो ही चिपचिपाहट को रिप्रेजेंट करने वाला नक्षत्र है आर्द्र नक्षत्र। तो आखिर ये आर्द्र नक्षत्र है क्या? और हवा की इस नमी और चिपचिपाहट से इसका क्या लेना देना है? चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। इस चैनल पर बहुत सारी सीरीज अवेलेबल हैं। लग्नों की, चंद्र राशियों की सीरीज में कंप्लीट कर चुकी हूँ। सीक्रेट्स ऑफ द हाउसेस की सीरीज भी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। सोल पर्सनालिटी टाइप्स यानी कि आपकी सूर्य राशियों की जो सीरीज है वो भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इस चैनल की सबसे लंबी और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा डिटेल्ड सीरीज है नक्षत्रों की सीरीज, जहाँ पर मैं हर नक्षत्र के ऊपर 2 वीडियो बनाती हूँ। पहले वीडियो में हम बेसिक जो क्वालिटीज़ हैं नक्षत्र की उसकी बात करते हैं और दूसरे वीडियो में उससे जुड़े हुए इंटरप्रिटेशंस की बात करते हैं। आज इस नक्षत्र का यानी आर्द्र नक्षत्र का पहला भाग है, इसीलिए हम बात करेंगे इस नक्षत्र के साथ जुड़े हुए जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए तैयार हो जाइए। और अगर आपका जन्म आर्द्र नक्षत्र में हुआ है या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसका जन्म आर्द्र नक्षत्र में हुआ है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। हो सकता है कि उनको जानने और समझने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिले। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये नक्षत्र कौन से साइन में आता है, कौन से ज़ोडिएक साइन या राशि में आता है। तो इस नक्षत्र की जो राशि है वो होती है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। इस नक्षत्र का स्वामी है राहु, यानी कि इस नक्षत्र की जो भी क्वालिटीज़ हैं, इस नक्षत्र के जो भी कार्यकलाप हैं, उन्हें कंट्रोल करने वाला ग्रह होता है राहु। आप जानते ही हैं कि राहु एक छाया ग्रह है, एक शैडो प्लैनेट है और वो हेड माना जाता है, यानी कि एक बॉडी लेस हेड माना जाता है, जिसका शरीर नहीं होता, ऐसा सिर माना जाता है, कटा हुआ सिर। तो राहु हमारी डिज़ायर्स को दिखाता है। राहु ये दिखाता है कि हम किन चीज़ों के पीछे ऑब्सेस्ड हैं। राहु ये दिखाता है कि किन चीज़ों को हमारी लाइफ में एक्सप्लोड कर दिया जाता है। राहु हमारे पैशंस को भी दिखाता है और राहु हमारे जीवन में कुछ गलत आदतें जैसे झूठ बोलना, धोखा देना, शराब और सिगरेट का सेवन करना, इस तरह की जो चीज़ें होती है उनको भी दिखाता है। यानी हमारी लाइफ के बहुत सारे बड़े बड़े पहलू जो होते हैं वो राहु के साथ जुड़े हुए होते हैं। और राहु अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही पावरफुल ग्रह होता है। क्यों? क्योंकि राहु और केतु ये छाया ग्रह जो होते हैं वो हमारे लुमिनरीज जो हैं यानी कि सूर्य और चंद्रमा, उनको ग्रहण लगाने की क्षमता रखते हैं। यानी कि अपने आप में बेहद पावरफुल ये दोनों ग्रह होते हैं। तो राहु को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। राहु के जो भी नक्षत्र होते हैं उनमें आपको एक अलग तरीके की एनर्जी हमेशा नजर आएगी। तो कभी भी इसे गलत मत समझिए कि भैया राहु का नक्षत्र है तो सब चीज़ें गलत हो गई, ऐसा नहीं होता है। राहु का नक्षत्र है, इसलिए राहु की जो एनर्जीज हैं जो कि दुनिया से अलग हटके चलती हैं, चीज़ों को लेकर पैशनेट होती हैं, जो कि ये सोचती हैं कि लीक से हटकर चला जाए, ऐसी सारी शक्तियों को राहु जो है वो कंट्रोल करता है। इस नक्षत्र का तत्व होता है जल का तत्व और इसका जो सिंबल होता है वो होता है एक बूंद। कई लोग इसे ओस की बूंद कह देते हैं, कई लोग उसे टीयर ड्रॉप यानी कि आंसू की बूंद भी कह देते हैं। तो दोनों ही सिंबल्स जो हैं वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम विद दैट। इसके जो देवता हैं वो हैं रुद्र। रुद्र यानी भगवान शिव का ही एक रूप। वैसे तो एकादश रुद्र माने जाते हैं, यानी 11 प्रकार के रुद्र माने जाते हैं। तो आप उसमें से रुद्र को एक सिंगल एंटिटी की तरह भी देख सकते हैं। तो उसके साथ कनेक्शन यहाँ होता है। इस जो नक्षत्र की नाड़ी है वो है आद्य नाड़ी यानी आदि नाड़ी। जो पहली नाड़ी होती है, 3 होती है, आदि, मध्य और अंत्य। जो पहली नाड़ी होती है वो इस नक्षत्र की नाड़ी होती है। इस नक्षत्र की योनि होती है श्वान यानी कि डॉग योनि। इसके साथ जो पेड़ जुड़ा हुआ है वो है पिपली का पेड़। आपने देखा होगा हमारे घरेलू मसालों में जो लॉन्ग पेपर इस्तेमाल होती है उसे पिपली कहा जाता है। तो उसके साथ इस नक्षत्र का जुड़ाव होता है। इसका जो गण होता है वो होता है मनुष्य। मनुष्य गण होता है, इस वजह से क्या होता है कि इसके अंदर रजो तत्व की, रजोगुण की अधिकता होती है। क्योंकि रजोगुण होता है इसीलिए
अगर इस नक्षत्र को अच्छे काम में लगाया जाए तो भाई अच्छे कामों के लिए अपनी एनर्जीज को इस्तेमाल करेगा, और अगर खराब कामों में लगाया जाए या फिर इस पर ध्यान ही ना दिया जाए तो फिर जो राहु की डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज होती है या वहां ध्यान देना शुरू कर देगा। फाइनली इस नक्षत्र का जो पुरुषार्थ होता है वो होता है काम, यानी कि डिजायर। यानी कि इस नक्षत्र में जो जन्मे हुए व्यक्ति होते हैं वो क्या चाहते हैं कि वो किसी चीज की इच्छा करे। राहु यानी कि इच्छा और उस इच्छा के पीछे भागना। अगेन, इच्छा करना, इच्छा के पीछे भागना दोनों ही नेगेटिव चीजें नहीं होती है, राइट? कोई कुछ भी कहे, दे आर नॉट नेगेटिव स्टफ। क्योंकि अगर आप इच्छा ही नहीं करेंगे तो आप कोई काम ही नहीं कर सकते। इच्छा का होना तो बहुत जरूरी है ना। देखिए, इच्छा और अहंकार, इसको लेके हमेशा लोग बड़ा नेगेटिव अपने दिमाग में छवि रखते हैं कि भाई आपका अहम है, आपका अहंकार है, आपको इच्छा है किसी चीज की। ऐसा नहीं होता है। बिना अहम के सृष्टि ही नहीं होती, और बिना इच्छा के कोई भी कार्य करना बड़ा ही मुश्किल होता है। बिना इच्छा के किसी भी चीज को अचीव कर पाना जो कि आपकी डेली लाइफ से हटकर है, यानी सुबह उठे, फ्रेश हुए, दोस्तों से मिले, नाश्ता किया, ये सब इच्छा की चीजें नहीं होती। इच्छा की चीजें होती हैं जहाँ एम्बिशन होता है, जहाँ इस डेली लाइफ से उठ के अलग कुछ पाना होता है, वहां पे इच्छा होती है। वहां पे आपका अहम भी ज्यादा इस्तेमाल होता है। दोनों ही चीजें हमारा जो ये नक्षत्र है आर्द्र, उसके साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए दोनों ही चीजों को 100% नेगेटिव लेकर देखना अच्छी बात नहीं होती है। राहु को भी 100% नेगेटिव देकर देखना अच्छी बात नहीं होती है, और आर्द्र नक्षत्र को भी 100% नेगेटिव देखना अच्छी बात नहीं होती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि भाई आर्द्र नक्षत्र में जन्म हुआ है तो जरूर कुछ प्रॉब्लम होगी, जिंदगी में प्रॉब्लम होती रहेगी, इस व्यक्ति ने तो झूठ ही बोलना है, राहु का नक्षत्र है, इसने तो धोखा ही देना है क्योंकि राहु का नक्षत्र है। तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं या उल्टे सोच विचार है ना, इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। राहु क्योंकि इसका स्वामी है इस नक्षत्र का, और क्योंकि इस नक्षत्र की जो क्वालिटीज हैं वो इतनी यूनिक हैं, इसीलिए क्या होता है कि इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को हर वो चीज पसंद आती है जो सोसाइटी से जरा सी बाहर हो। हर वो चीज पसंद आती है जो थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन करती हो। हर वो चीज पसंद आती है जो कि जो हमारे नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के, उससे अलग हटके होती है। देखिए, फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए हमारी सोसाइटी में जात पात को बहुत माना जाता है, आज भी एग्जिस्ट करती हैं सारी चीजें। लेकिन जो आर्द्र नक्षत्र में जन्मा हुआ व्यक्ति है, जो रुद्र से प्रभावित है, जो राहु से प्रभावित है, उसे इस सोसाइटल नॉर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि इसी तरह के लोग समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। जो कंप्यूटर आए पहली बार, ये जो आपका इंटरनेट है, ये बड़ी राहु की चीज है। क्योंकि आज से पहले आज तक जो दुनिया थी उसमें तो कंप्यूटर नहीं थे ना। वहां पे तो हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे थे विद ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। ऐसा तो नहीं था कि मैं भाई कहीं बैठ के एक वीडियो बना रही हूँ और शूट कर रही हूँ और अपलोड कर रही हूँ और दुनिया में बैठा कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देख सकता है। ये सारी राहु की चीजें हैं, जो कि बॉन्डेजेस जो होती है ना, जो बंधन होते हैं, उन बंधनों को ब्रेक करता है। बंधन क्या था पहले? कि आप एक जगह बैठकर दूसरी जगह से आसानी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए मुझे ही आपको आर्द्र नक्षत्र के बारे में बतानी थी चीजें, या आपको मुझसे आर्द्र नक्षत्र के बारे में सुनना था, तो क्या होता ज्यादा से ज्यादा कि जो मेरे आसपास लोग हैं वही मुझ तक पहुंच सकते, और आप भी सिर्फ उन्हीं लोगों से सीख ले सकते जो आपके आसपास हैं। शायद आपने कभी मेरा नाम किसी के मुंह से सुन लिया होता और तब आप मुझसे मिलने यहाँ पर यानी उत्तराखंड में आते। तो इस तरह की चीजें तब होती, वो भी अगर आपके पास समय होता तो, राइट? लेकिन राहु ने क्या पॉसिबल किया? राहु ने ये पॉसिबल किया कि आज मैं अपने घर में बैठकर एक वीडियो बना सकती हूँ, और आप अपने घर में बैठकर किसी भी समय दिन के, चाहे आप कहीं भी रहते हो दुनिया में, इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो बाउंड्री ब्रेकिंग फिनोमेना होते हैं ये हमेशा राहु के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए राहु को भी कभी नेगेटिव 100% नेगेटिव तरीके से नहीं देखना चाहिए। इट्स अ ह्यूज मिस्टेक इफ यू डू। आजकल की जो दुनिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया है, जो इंटरनेट की दुनिया है, कंप्यूटर की दुनिया है, ये सारी की सारी दुनिया राहु के द्वारा कंट्रोल की जाती है। अगर राहु से आपकी अनबन है तो ये दुनिया आपके लिए मुसीबत क्रिएट कर सकती है। तो ये सारा जो आप समझ ही गए होंगे कॉन्सेप्ट क्या है, कि रूल ब्रेकिंग, सोसाइटी के नॉर्म के बाहर जाना। एक्सप्लोरर्स होते हैं, राइट, जो सोचते हैं कि समुद्र के रास्ते या पैदल चलते हुए, जो ट्रैवलर्स होते हैं, वेनसांग हो गए, इब्न बतूता किस्म के जो लोग हो गए, वो क्या करते हैं कि वो अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उसको तोड़कर आगे बढ़ते हैं। वो सोसाइटी जो ये कहती है कि नहीं, आप बड़े हो गए हो, शादी करो, आपके बच्चे होंगे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि नहीं, हम कुछ अलग करने वाले हैं, हम यहाँ से उठकर कहीं बाहर जाने वाले हैं। ये जो सोसाइटी का जो दायरा है उस दायरे के बाहर जाने वाले हैं। वास्को डिगामा,
राइट, अपना घर बार छोड़कर वो एक्सप्लोर करने के लिए गए, राइट। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपको आर्द्र नक्षत्र, और क्योंकि राहु का नक्षत्र है, रुद्र का नक्षत्र है, वहां देखने को मिल जाती है। जहां तक डिस्ट्रक्शन की बात है, देखिए जहां पर रुद्र होंगे वहां डिस्ट्रक्शन तो होगा ही होगा, संहार तो होगा ही होगा। लेकिन अब अगेन इसको भी नेगेटिवली लिया जाता है। लोग समझते हैं कि जो संहार है इसका मतलब समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन ऑल द टाइम। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि बिना संहार के सृष्टि हो ही नहीं सकती। नित्य प्रलय होती है और नित्य सृजन होता है। यानी कि आपकी बॉडी के जो सेल्स भी होते हैं ना, वो भी रोज बन रहे होते हैं और रोज उनका संहार हो रहा होता है। अगर आपकी बॉडी के पुराने सेल्स का रोज संहार ना हो और आप उसे त्यागे ना स्वेट के थ्रू या मलमूत्र के थ्रू, तो आपकी बॉडी फंक्शन करना ही बंद कर देगी, टॉक्सिन्स वहां जमा हो जाएंगे। तो संहार की बेहद जरूरत होती है। जब बिजलियां होती है आसमान में, जब बिजलियां कड़कती हैं, लोग डर जाते हैं कि भाई बिजलियां कड़क रही हैं, जरूर नुकसान करेगी, लेकिन बिजली का कड़कना भी हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी डिस्ट्रक्टिव चीजें जो होती हैं वो सारी की सारी आर्द्र नक्षत्र से जुड़ी हुई होती हैं। और आर्द्र का तो जो सिंबोलिज्म है वो कहाँ से जुड़ा है, रुद्र के साथ जुड़ा है, भगवान रुद्र के साथ, और स्टॉर्म्स के साथ, तूफानों के साथ जुड़ा हुआ है, बूंदों के साथ जुड़ा हुआ है, पानी नमी के साथ जुड़ा हुआ है, जल का तत्व है यहाँ पर। तो इसीलिए आप लोगों को इस नक्षत्र को नेगेटिवली नहीं लेना है। जो उसके सिंबोलिज्म्स हैं उनसे पॉजिटिव मीनिंग क्या निकल सकता है और आपकी लाइफ में रियलिस्टिक मीनिंग क्या है, उस पर आपको ध्यान देना है हमेशा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज आप यहाँ पर नोट करेंगे कि क्योंकि हम सोसाइटी के नॉर्म्स से बाहर निकल रहे हैं, तो सोसाइटी और सिविलाइजेशन को अगर हम छोड़ें तो उसके बाहर क्या होता है। सबसे पहले उसके बाहर होता है जंगल, जंगल राज। ऐसी दुनिया जहाँ पर जानवर होते हैं, जहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। वो ऐसी दुनिया नहीं होती कि आप बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करेंगे, उनकी शादियाँ करेंगे, फिर पोते पोतियों के साथ खेलेंगे, उसके बाद फिर आराम से सोचेंगे कि भाई इन्हें स्कूल ले जाऊं, स्कूल से लेने जाऊं, छोड़ने जाऊं। इस तरह की चीज़ें नहीं होती वहाँ पर। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ एक नियम चलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी कि जो जंगल के रूल्स के अनुसार रह सका, जिसने अपने आप को उस हिसाब से ढाल लिया, वो बचा रहेगा और बाकी जो कमज़ोर है वो पेरिश हो जाएगा। साथ ही साथ वो क्या दिखाता है, हमारे जो जंगली इंस्टिंक्ट्स होते हैं जो कि सिविलाइजेशन कंट्रोल नहीं कर सकती, उन इंस्टिंक्ट्स को भी ये दिखाता है। हमारा जो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस होता है, जो कि सोसाइटी के रूल से बंधा हुआ नहीं होता, उसको भी ये दिखाता है। जानवरों की दुनिया ऐसे ही होती है ना कि बच्चे हुए, थोड़े सक्षम हुए तो वो छोड़ दिया जाता है, वो अपनी अपनी दुनिया जीते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आपको जो जंगल का नियम है वो देखने में मिलता है। आर्द्र नक्षत्र यही जंगल का नियम, यही जो विल्डरनेस है, जो वाइल्डनेस है, उसको दिखाता है। और अगर आप आर्द्र नक्षत्र के साथ काम कर ले तो आप उसे डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। यानी कि जैसे भेड़िया है, वो एक जंगली चीज थी, लेकिन भेड़ियों से आपने देखा है कि धीरे धीरे करके डॉग्स बने। नाउ डॉग्स हैव बिकम बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमंस। तो ज़्यादा अडोरेबल हो गए हैं, ज़्यादा प्यारे हो गए हैं, देखने में अच्छे हो गए हैं, और उनकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ह्यूमंस के साथ रहने की इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। छोटे छोटे बच्चों के साथ भी खेलते हैं तो भी उनको वो नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन आप भेड़िए से उम्मीद नहीं कर सकते, ये उम्मीद आप कुत्ते से ही कर सकते हैं। तो जो भेड़िए का डोमेस्टिकेशन है, जिसने उसको एक डॉग बनाया है, कुत्ता बनाया है, श्वान बनाया है, जो कि इसका योनि सिंबल भी है, उसको भी आप इस नक्षत्र के साथ कनेक्ट करके देख सकते हैं। यानी डोमेस्टिकेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम। विल्डरनेस तो है, लेकिन विल्डरनेस को डोमेस्टिकेट कर पाना ये बड़ा जरूरी हो जाता है। याद रखिए कि भगवान रुद्र जो है, भगवान शिव जो है, उनका एक फॉर्म जो है उसे पशुपति नाथ कहा जाता है, यानी पशुओं के राजा जो हैं वो माना जाता है उनको। तो पशुओं के राजा तो हैं ही, जो वाइल्ड है उसके राजा तो वो है ही, जो जंगल है, जंगल में जो जानवर है उनके तो राजा है ही। लेकिन हमारे मन के भीतर जो पशुत्व भाव होता है, हमारे मन के भीतर जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स होते हैं, हमारे मन के अंदर जो एनिमल रेज होती है, एनिमल गुस्सा होता है, एनिमल जो हमारे डिजायर्स होते हैं, वो सारे के सारे डिजायर्स को भी कंट्रोल करना, उनका पति या नाथ बनना, राइट, उनको कंट्रोल करना, इसको भी भगवान रुद्र और आर्द्र नक्षत्र दिखाता है। यानी कि अगर आर्द्र नक्षत्र को ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ये नक्षत्र आपको किस चीज में मदद कर सकता है, आपकी एनिमल डिजायर्स को, आपके अंदर जो पशुत्व का भाव है उसे कंट्रोल करने में। और कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे कि उसके अंदर ये एनिमल इंस्टिंक्ट्स नहीं है, उसके अंदर ये पशुत्व का भाव नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है। ये सारे भाव हर किसी के अंदर होते हैं, कंट्रोल करना आना चाहिए। यही वजह है कि हमने संस्कृति बनाई है, सिविलाइजेशन बनाई है, संस्कार बनाए हैं, कुछ रूल्स बनाए हैं सोसाइटी में। उन रूल्स को फॉलो करके ही हम क्या कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं
कि एटलीस्ट कुछ लोग या ज़्यादातर लोग उस रूल्स को फॉलो करें और पशुत्व भाव को कंट्रोल कर सकें। अगर इसी पशुत्व भाव को सही जगह लगाया जाए, आपके मन के अंदर जो वॉन्डरलस्ट है उसे सही जगह लगाया जाए, तो आप ट्रैवलर बन सकते हैं, एक्सप्लोरर बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं। लेकिन अगर गलत तरीके से लगाया जाए तो फिर आप क्या करेंगे? आप शराब सिगरेट पीने वाले, लॉटरी खेलने वाले, जुआ खेलने वाले, ये सब बन जाते हैं। तो इवेंचुअली बात कहाँ आके थम जाती है कि आप किस तरीके से अपने पशुत्व भाव को कंट्रोल करते हैं। कर लिया तो अच्छे रिजल्ट्स देता है, नहीं कर पाए तो खराब रिजल्ट्स देता है। इसमें अकेले राहु की गलती नहीं होती, इसमें हमारे लैक ऑफ गाइडेंस की भी गलती होती है। इस नक्षत्र को कई बार अरुद्र या रुधिर भी कहते हैं। अरुद्र ऑब्वियसली इसका कनेक्शन रुद्र से है, यानी भगवान रुद्र से। उसके साथ साथ इसका जो कनेक्शन है वो है रोने से, यानी शेडिंग टीयर ड्रॉप्स, जो कि इसका सिंबल है। दुनिया में कई ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहां पर राहु के इस आर्द्र नक्षत्र में जाने पर बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स हमारी धरती पर हुए हैं। उनमें से ज़्यादातर ने ऐसा कुछ क्रिएट किया है जिसकी वजह से मास लेवल पर लोगों को तकलीफ हुई है, राइट। इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो राहु जब भी जेमिनाई राशि में जाए, खासतौर पर जब आर्द्र नक्षत्र में जाए, अपने खुद के नक्षत्र में जाए, तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस, बड़े लेवल के चेंजेस हमें हमेशा देखने को मिलते हैं। जो पिछले साल का जो वायरस आउटब्रेक था वो भी आपने नोट किया होगा, जो बाई ट्रांजिट कालसर्प योग दल चल रहा था उस समय पर, तब हुआ था। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन व्हेन राहु इज इन आर्द्र नक्षत्र। राहु जब जब भी अपने अपने नक्षत्रों में जाता है तब तब भी ऐसे इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं जिनसे कि संसार की दशा पलट जाती है। जैसे हम चल रहे थे, जिस लीक पर हम चल रहे थे, वो लीक बदल जाती है। इसीलिए आपको नोटिस करना है कि राहु कब आर्द्र नक्षत्र में जाता है। खैर अब तो निकल गया है वो वहां से, लेकिन हमें अगेन विल हैव टू वेट फॉर अनदर 18-19 ईयर्स जब राहु वापस आर्द्र नक्षत्र में आएगा। और अगेन एक लाइफ चेंजिंग सिनारियो हम लोगों को तब देखने को मिलेगा ऑन अ मास लेवल, ऑन अ ग्लोबल लेवल। इसके साथ साथ ही आखिरी जो नाम था इस नक्षत्र का वो था रुधिर। ना, रुधिर का मतलब होता है हिंदी में ब्लड, रक्त, यानी कि खून। अगेन ये कनेक्टेड है डिस्ट्रक्शन का जो एलिमेंट है इसके साथ जुड़ा हुआ, उसके साथ ये कनेक्टेड है। नाउ खून को हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तो ऑब्वियसली खून खराबा, ब्लडशेड, कि ऐसा कोई इवेंट हो जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को हानि हो, नुकसान हो, दर्द हो, वो आंसू रोए, राइट, उनके आंसू आए, किसी चीज का उनके जीवन में या जीवन का ही संहार हो जाए, इस तरह की चीजें। और जो दूसरा खून का सबसे इम्पॉर्टेंट सिंबलाइजेशन होता है वो होता है मेंस्ट्रुएशन, यानी स्त्रियों में मासिक धर्म की शुरुआत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से भी आप इसे कनेक्ट करके देख सकते हैं। याद रखिए कि जब सूर्य आता है आर्द्र नक्षत्र में, उस समय 2-3 दिन का जो समय होता है उसमें शायद धरती को धरती पे किसी भी तरह की खुदाई करने की मनाही होती है। मैं एग्जैक्ट वर्ड भूल रही हूँ उसके लिए, लेकिन मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि धरती मेंस्ट्रुएट कर रही है, धरती को उसका मासिक धर्म हो रहा है, यानी इस समय पर आपको धरती को परेशान नहीं करना। अगर आप धरती को परेशान करेंगे तो फिर क्या होता है, इसकी वजह से फसलों को नुकसान होता है। फसलों को नुकसान होगा तो पूरी दुनिया को नुकसान हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वो जो समय होता है जब सन इज इन आर्द्र नक्षत्र, तब आपको धरती में ये खुदाई करने की, बीज बोने की मनाही होती है। उसके बाद ही धरती जो है उसमें नमी बढ़ती है, उसमें जो पानी का रिटेंशन है वो होता है। और जब पानी का रिटेंशन होता है, जब नमी बढ़ती है, उसके बाद व्हेन सन इज इन आर्द्र नक्षत्र, उसके बाद तब ही धरती केपेबल होती है आपको अच्छी फसल देने का। एंड अगर आप बहुत सारे पुराने ज्योतिषीय प्रिंसिपल्स देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हर एक नक्षत्र में अलग अलग काम किया जाता है। जो भी काम में थोड़ा सा भी डिस्ट्रक्शन होता है वो सारे के सारे काम आपको आर्द्र नक्षत्र में देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो ये सारे जो काम है वो मैं ऑब्वियसली अभी आपको नहीं बताऊंगी, बिकॉज अ लॉट ऑफ देम हैव टू डू विद एंशियंट स्टफ। तो इन सबको जान के फिलहाल इतना फायदा नहीं है। फिलहाल बेसिक क्वालिटीज जानकर फायदा है कि रक्त के साथ कनेक्शन होता है, आंसुओं के साथ कनेक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन के साथ कनेक्शन होता है, लेकिन दैट डज नॉट हैव टू बी 100% रॉन्ग। ओके, क्योंकि डिस्ट्रक्शन भी नित्य है ही, आंसू भी आप बहा ही सकते हैं। खासतौर पर जब राहु आर्द्र नक्षत्र में जाता है तो आंसू बहाने के दिन आ ही जाते हैं ऑन अ मास लेवल, ऑन अ ग्लोबल लेवल। तो ये सीक्रेट है इस नक्षत्र का, जो कि अगर आप जान जाएंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सी ये चीज़ हो जाएगी। हाँ, एक बात और जो मुझे सेकंड वीडियो में बतानी थी, मैं अभी बता देती हूँ आपको।
ऑफ कोर्स मैं वहाँ पर भी डिस्कस करूँगी, वो ये है कि जब आपका जन्म आर्द्र नक्षत्र में होता है तो आपके जीवन में आंसू बहुत बड़ी थीम होते हैं। लाइक इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम इन योर लाइफ। या तो आपके बहुत आंसू निकलते हैं, या फिर आप बार बार इस सिचुएशन में गिरते हैं, बार बार सिचुएशन में पड़ते हैं जहाँ पर आपके आस पास के लोग आर क्राइंग एंड यू हैव टू हेल्प देम। सो यू नॉट ओनली हैव टू हेल्प योर सेल्फ कि आपको खुद को रोने से रोकना है, बल्कि और बहुत सारे लोगों को आपको रोने से रोकना होता है। जो डिस्ट्रक्शन हो रही होती है उसको रोकना होता है, जो संहार हो रहा होता है उसको रोकना होता है, या फिर उसमें मलहम लगाना होता है। यही वजह होती है कि आर्द्र नक्षत्र के बहुत सारे लोग आपको हीलर्स मिलते हैं। हीलर्स यानी ऐसे लोग जो कि दूसरों की मदद करते हैं। डॉक्टर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, केमिस्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। केमिस्ट क्यों है? केमिस्ट इज पॉइजन, राइट? जो केमिस्ट्री है वो क्या है? पॉइजन्स का इस्तेमाल होती है ना, जो दवाई होती है वो भी एक तरीके का केमिकल वहाँ पे इस्तेमाल होता है, रासायनिक चीज़ें वहाँ पर यूज़ होती हैं। तो वो जो रसायन है उन रसायन को बनाना ताकि शरीर को ठीक किया जा सके, राइट? सो यूजिंग पॉइजन टू क्रिएट समथिंग गुड, क्रिएट समथिंग पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें भी आपको आर्द्र नक्षत्र में देखने को मिल जाती हैं। इसके साथ साथ ही जो लोग फॉरेन चीज़ों के साथ बड़ा ज़्यादा डील करते हैं वो भी आपको आर्द्र नक्षत्र में देखने को मिल जाते हैं। इस नक्षत्र का स्वामी जो है वो तो राहु है। अब क्योंकि राहु है इसलिए वो आपको ऑब्सेस करता है चीज़ों को लेकर। तो या तो वो आपको रोने के लिए ऑब्सेस करता है या फिर लोगों को रोने से रोकने के लिए ऑब्सेस करता है। कई बार आर्द्र नक्षत्र में जन्मे जो लोग होते हैं दे बिकम इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड, क्योंकि ये अपनी बात को आगे रख नहीं पाते हैं, इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन दूसरों के साथ ये बड़े एम्पैथेटिक हो सकते हैं। रिमेंबर, मैं सिंपैथेटिक नहीं कह रही हूँ, मैं एम्पैथेटिक कह रही हूँ, बिकॉज सिंपैथी का मतलब तो ये है कि आपने सांत्वना दे दी, लेकिन एम्पैथी का मतलब होता है कि आप वाकई सामने वाले के दर्द को समझें, आपको वाकई पता चला कि वो क्यों परेशानी में फंसा हुआ है और उस परेशानी को ठीक कैसे करना है। लेकिन ये जो नक्षत्र है ये कहाँ नेसल्ड है? ये नक्षत्र नेसल्ड है बुध की राशि मिथुन में। तो यहाँ पर आपको जितना प्रभाव राहु का देखने को मिलता है लगभग उतना ही प्रभाव आपको बुध का भी देखने को मिलता है। बुध के बारे में आप जानते हैं कि बुध तो बड़ा इंप्रेशनेबल होता है, जहाँ से किसी ग्रह ने उसके ऊपर थोड़ा सा भी दृष्टि डाला या कंजंक्शन हुआ वो उसके जैसा होना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर बुध और राहु जब एक साथ होते हैं तो क्या होता है दैट बुध इज द ब्रॉडर एनर्जी एंड राहु इज द माइन्यूट एनर्जी। तो आप इंटेलिजेंट भी अच्छे खासे होते हो। ज्यादातर मामलों में जो इंटेलिजेंस होती है ये इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, दैट यू बिकम वेरी वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट। कुछ मामलों में आपको जो वर्ल्डली इंटेलिजेंस होती है वो भी देखने को यहाँ पर मिलती है। तो इंटेलिजेंस की यहाँ पर कोई कमी नहीं होती। हाँ, कुछ लोगों में रूथलेसनेस देखने को जरूर मिल सकती है, डिपेंडिंग कि इस नक्षत्र में क्या कोई और ग्रह बैठा है, स्पेशली कोई क्रूर ग्रह बैठा है तो रूथलेसनेस आपको देखने को मिल सकती है। एंड इन अ वेरी फ्यू केसेस आपको ऐसे लोग देखने को मिल सकते हैं जो कि अपनी एम्बिशन के लिए, उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इन जनरल जो उसके रिजल्ट्स होते हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं, उन्हें अच्छे से जीवन में अप्लाई किया जा सकता है और उनसे ऐसी कोशिश की जा सकती है कि ना सिर्फ अपनों का बल्कि दूसरों का भी भला हो। आपके जो काम है, आपका जो डिज़ायर है, उससे ना सिर्फ अपनी डिज़ायर्स फुलफिल हो सके बल्कि किसी दूसरे के डिज़ायर से फुलफिल हो सके। एज लॉन्ग एज आर्द्र नक्षत्र में जन्मे लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं उनका जीवन अच्छा रहता है। और जब तक वो सिर्फ सेल्फ गोल्स पर फोकस करते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या मिलना चाहिए, तब आर्द्र नक्षत्र को दिक्कत होती है। जहाँ आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस गई, जहाँ पे आपने किसी भी चीज़ को दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना छोड़ दिया, वहाँ पर निसंदेह प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज आर्द्र नक्षत्र इतना बुरा नक्षत्र नहीं होता है। इसकी एनर्जीज जो हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो इन स्ट्रांग एनर्जीज को राहु रुद्र, ये जो स्ट्रांग एनर्जीज हैं इन्हें कंट्रोल करने के लिए समय लगता है। कंट्रोल करने के लिए इन्हें एक अच्छी पर्सनालिटी की, स्ट्रांग कर्मा की ज़रूरत होती है। तो अगर आपका नक्षत्र आर्द्र है तो आपको स्ट्रांग कर्मा और स्ट्रांग पर्सनालिटी दोनों की ही ज़रूरत है। इन दोनों का मिलाप करके आप ये जो वाइल्ड नक्षत्र है इसे डोमेस्टिकेट कर सकते हो, घरेलू बना सकते हो और अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये तो हो गया आर्द्र नक्षत्र का पार्ट 1, जिसमें हमने इस नक्षत्र की जो बेसिक क्वालिटीज थी, बेसिक सिंबोलिज्म्स थे वो जान ली। अब जब सेकेंड पार्ट है उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि भाई जो लोग इस नक्षत्र में जन्मते हैं, जिन लोगों का जन्म इस नक्षत्र में होता है, चाहे वो लग्न में हो चाहे वो चंद्र राशि में हो, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका नेचर कैसा होता है, और अगर उनको लाइफ में प्रॉब्लम हो तो उसे सॉल्व कैसे करना चाहिए। हालांकि वो मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया है, लेकिन उस वीडियो में भी आपको थोड़े बहुत मैं टिप्स ज़रूर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो ज़रूर से इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।